जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर आर्मी हेडक्वार्टर एजीज ब्रांच, रिकॉर्ड्स ऑफिस, ईसीएचएस या पीसीडीए पेंशन्स, सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों की वेलफेयर के बारे में लेटर इशू करते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लेटर हमसे रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में होते हैं, जैसे कोई नई पॉलिसी आई है या किसी पॉलिसी में कोई बदलाव हुआ है। कुछ लेटर होते हैं पे और पेंशन या रिटायरमेंट के बाद रीसेटलमेंट के बारे में। आने वाले दिनों में मैं इन लेटर्स पर समय समय पर वीडियो बनाता रहूंगा। मेरा गोल ये रहेगा कि आपको सभी लेटेस्ट पॉलिसीज और सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उनका फायदा उठा सकें। हर वीडियो में मैं 2 या उससे ज्यादा लेटर्स को कवर करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 चीजों के बारे में 3 अलग अलग पार्ट्स में बताऊंगा। ये पार्ट्स इस प्रकार हैं। पार्ट 1 में आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड न्यू दिल्ली के 9 जनवरी 2025 के एक लेटर के बारे में बताऊंगा। इस लेटर में बताया गया है कि कुछ ही समय में राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी खोले जाएंगे। इन सीएससी को चलाने के लिए एक्स सर्विसमैन को नौकरी पर रखा जाएगा। आपको बताऊंगा कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि 7th पे कमीशन के अनुसार आप किस पे लेवल में आते हैं और आपको 7th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर मिला था। इस पर कोई नया लेटर नहीं निकला है। ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने 8th पे कमीशन पर वीडियो किया था, उस पर जो कमेंट्स आए उनसे मुझे पता चला कि पे लेवल और फिटमेंट फैक्टर पर काफी कंफ्यूजन है। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और पार्ट 3 में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 18 अक्टूबर 2024 के लेटर के बारे में बताऊंगा। इस लेटर में बताया गया है कि एज के साथ पेंशन कैसे बढ़ती है और बढ़ी हुई पेंशन किस दिन से लागू होती है। इन लेटर्स को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल में रख भी सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड न्यू दिल्ली का 9 जनवरी 2025 का लेटर क्या कहता है। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर में लिखी हुई महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सभी राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी खोले जाएंगे। नंबर 2, ये सीएससी खोलने का प्रोजेक्ट कर कौन रहा है? तो इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के द्वारा। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एक्स सर्विसमैन को रिटायरमेंट के बाद नौकरी दिलवाने के लिए काम करता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी सीएससी खोले जाएंगे उन्हें चलाने का मौका एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा, जिससे उन्हें इनकम का साधन मिलेगा। नंबर 3, सीएससी के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उन्हें एक्स सर्विसमैन को नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि यह जिम्मेवारी होगी राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स की। तो राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स सीएससी के लिए 3 चीजें मुहैया कराएंगे। नंबर 1, सीएससी के लिए सूटेबल स्पेस यानी वो कमरा जहां सीएससी बनाया जाएगा। नंबर 2, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपी की मशीनें। और नंबर 3, फर्नीचर जैसे चेयर टेबल वगैरह और बिजली की सप्लाई। तो ये थी सीएससी की जगह और इक्विपमेंट को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि आप एक्स सर्विसमैन सीएससी में काम करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट यानी डीजीआर की वेबसाइट पर, जो है www.dgrindia.gov.in। तो मैं इस वेबसाइट पर गया और वेबसाइट पर मेरे सामने ये बॉक्स आ गया जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है। उस बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये फॉर्म मेरी स्क्रीन पर आ गया। ये है उसी फॉर्म का नीचे का हिस्सा। मैं इस फॉर्म को भरूंगा और नीचे जो ग्रीन कलर का सबमिट बटन है उस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरी सीएससी चलाने की एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। तो ये था पार्ट 1 यानी राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स में कॉमन सर्विस सेंटर्स की जानकारी। इन सीएससीज के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात और वो ये है कि इनमें सभी एक्स सर्विसमैन को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आप अपनी स्पर्श रिलेटेड समस्याएं सुलझा पाएंगे और लाइफ सर्टिफिकेट भी सीएससी में जाकर जमा कर पाएंगे। ग्रेट।
आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट, तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि 7th पे कमीशन के अनुसार आप किस पे लेवल में आते हैं। आप सभी को अपना पे लेवल जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि नौकरी के दौरान आपको जितने भी बेनिफिट मिलते हैं वो सभी आपके पे लेवल पर ही निर्भर करते हैं। तो सभी पे लेवल्स और रैंक्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि हमारे पे लेवल 3 से शुरू होते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 सिर्फ सिविल में होते हैं, वो सैनिकों पर लागू नहीं है। और अब आप अपनी स्क्रीन पर 7th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर्स को देख सकते हैं। मैं ये फिटमेंट फैक्टर्स इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे 8th पे कमीशन के वीडियो पर जो कमेंट्स आए थे उनमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि अलग अलग रैंक्स का फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड होता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सीनियर्स का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता है और जूनियर्स का कम? तो अब आप कहेंगे कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन फिटमेंट फैक्टर्स का लॉजिक क्या है? क्यों एनसीओज और अदर रैंक्स का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और जेसीओज का 2.62 है? या क्यों लेफ्टिनेंट से मेजर तक का फिटमेंट फैक्टर 2.67 है और लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल का है केवल 2.57? तो इस बारे में 7th पे कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि सभी के लिए मिनिमम और बेसिक फिटमेंट फैक्टर होगा 2.57, लेकिन उसके ऊपर पे कमीशन ने जिम्मेवारियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ रैंक्स को 2.57 से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर दिया है। ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि 8th पे कमीशन का मेथड भी कुछ ऐसा ही रहे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन से काफी कम होगा। इसके कारण को मैंने अपने 8th पे कमीशन के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और नजर डालते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 18 अक्टूबर 2024 के लेटर पर। जैसा कि आपको पता होगा, एज के साथ साथ हमारी पेंशन बढ़ती रहती है। इस पेंशन बेनिफिट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार है। नंबर 1, अगर आपकी पेंशन आज की डेट में 1 लाख रुपए है और आप आज 80 साल के होते हैं तो आपकी पेंशन 20% बढ़ जाएगी, यानी 1,20,000 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप 85, 90, 95 और 100 ईयर्स के होते हैं तो टेबल में लिखी हुई परसेंटेज के हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी। मतलब यह है कि जैसे जैसे मुंह में दांत कम होते जाएंगे पेंशन बढ़ती चली जाएगी। तो अगर बढ़ी हुई पेंशन का फायदा उठाना है तो दांतों को सलामत रखना पड़ेगा। नंबर 2, एज के साथ हर प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो सर्विस पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन। तो अगर सैनिक की डेथ हो जाती है और मैडम 80 साल के ऊपर होती हैं तो उनकी पेंशन भी इस टेबल के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। और अंत में नंबर 3, ये बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी किस डेट से? तो ये मिलेगी आपके बर्थडे के महीने की पहली तारीख से। जैसे मान लीजिए आप 15 मार्च 2025 को 80 साल के होते हैं तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी 1 मार्च 2025 से। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, डीजीआर के 9 जनवरी 2025 के लेटर के अनुसार सभी राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड्स में कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी सीएससी बनाए जाएंगे। इन्हें चलाने के लिए एक्स सर्विसमैन को नौकरी पर रखा जाएगा। आप सीएससी के लिए डीजीआर की वेबसाइट www.dgrindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपके लिए अपना पे लेवल जानना जरूरी है क्योंकि आपके सभी बेनिफिट आपके पे लेवल पर निर्भर करते हैं। और नंबर 3, उम्र के साथ साथ आपकी पेंशन बढ़ती चली जाती है। बढ़ी हुई पेंशन बर्थडे के महीने की पहली तारीख से लागू होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।